नमस्कार मित्रों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आइए प्रश्न अभ्यास हल करते हैं और देखते हैं कि अभी हम लोग कितना पढ़े हैं और कितना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन साहित्य के इतिहास के विषय में किसका है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नलिनी लोचन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? यहाँ दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह का इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आदिकाल को किसने संधिकाल कहा है? जी हाँ दोस्तों, आदिकाल को किसने संधिकाल कहा है? जल्दी से उत्तर दीजिए। आदिकाल को संधिकाल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। पहला संधिकाल, दूसरा चारण काल से भी आदिकाल का नामकरण किया है। गणपत चंद जी का आदिकाल को गणपत चंद जी ने प्रारंभिक काल कहा है और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये सभी फैक्ट्स याद करके रखिए दोस्तों, ये सभी पूछा जाता है। जबकि श्याम सुंदर दास इतिहासकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन में ये होगा नहीं। और 3 है, और जिसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया संधिकाल किसने कहा, वह राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4। श्रावकाचार की रचना किसने किया है? श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार देवसेन की रचना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि जिनदत्त सूरी की क्या रचना है। इसमें 3 है, जिनदत्त सूरी, शालीभद्र सूरी, राम सिंह। जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन रास है और शालीभद्र सूरी का भट्टेश्वर बाहुबली रास है। राम सिंह का पाहुड़ दोहा है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमीर रासो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हमीर रासो की रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसके द्वारा की गई है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। जज्जल के द्वारा की गई है। सारंगधर की रचना हमीर रासो है और दलपत विजय की रचना कुमार रासो है और नरपत नाल का बीसल देव रासो है। इसलिए हमीर रासो किसका है? जज्जल का। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में किसके रचनाकार नल सिंह हैं? किसके रचनाकार नल सिंह हैं? जी हाँ दोस्तों, विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह हैं। अब आइए देखते हैं खुमाड़ रासो किसकी है। बीसल देव रासो और जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन कौन है? खुमाड़ रासो के रचयिता दलपत विजय हैं और बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। जयचंद्र प्रकाश का जयमेंग जयचंद्रिका है। भट्ट केदार का जयचंद्र प्रकाश है, जिसमें कि इसमें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देसिल बयना सब जन मिठा तय तैसन चंपो और हट्टा किसकी पंक्तियाँ हैं? जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ विद्यापति जी का है। ऑप्शन नंबर बी। मिश्र बंधुओं में कौन सबसे सम्मानित नहीं है? मिश्र बंधुओं में कौन एक सम्मिलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मिश्र बंधुओं में 3 है। गस्सू, इसका सूत्र है गस्सू। गस्सू में ग से गणेश बिहारी मिश्र और स से सुखदेव बिहारी मिश्र और स से श्याम बिहारी मिश्र। इसलिए कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधु में नहीं आते हैं, बल्कि ये तीनों मिश्र बंधु हैं। पृथ्वीराज रासो की शैली किस प्रकार की है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की शैली किस प्रकार की है? जल्दी से बताइए। शैली पृथ्वीराज रासो डिंगल शैली में लिखा गया है।
राउरवेल ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है? या दोस्तों राउरवेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है? राउरवेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। राउरवेल ग्रंथ की नायिका का राहुल नाम है, राहुल। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य का पूर्व नाम क्या था? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य का पूर्व नाम आनंद तीर्थ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, आनंद तीर्थ। सुमेलित कीजिए। यहाँ दोस्तों सुमेलित करने वाला आ गया है, इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, मंझन का मधुमालती पहला हो गया, मंझन का मधुमालती। ए का दो हो गया। जायसी के जो है पद्मावत हो गया, 3 का 1 हो गया। उस्मान के चित्रावली हो गया, 2 का 3 हो, बी का 3 हो गया। सी बचा कुतुबन के मृगावती हो गया। जी हाँ दोस्तों, ए का दो किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए नहीं होगा। ए का 2 इसमें भी है और ए का 2 इसमें भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी का 3। अब बी का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसमें 2 नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा ज़्यादा। और सी का 3, सी का 1 है, सी का देखे 1 है, हाँ 1 है, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आरत कीजिए हनुमान ललाकी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी पंक्तियों के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, आरत कीजिए हनुमान ललाकी, दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी पंक्तियों के रचनाकार रामानंद जी हैं, रामानंद जी हैं। जी हाँ दोस्तों, रामानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? इटावा, वाराणसी, लखनऊ, अमेठी। जी हाँ दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान अमेठी है। अमेठी कहाँ पड़ता है जानते हैं आप? अमेठी में है, उत्तर प्रदेश में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर गावय पंक्ति में किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति ऑप्शन नंबर ए सूरदास, बी नंददास, सी परमानंद दास, डी रसखान। जी हाँ दोस्तों, रसखान जी की ये पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति में किसके द्वारा रचित है? जी हाँ दोस्तों, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? जल्दी से बताइए। यह पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित है। ए तुलसीदास, बी रहीमदास, सी नंददास, डी केशवदास। जी हाँ दोस्तों, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह रहीमदास की पंक्तियाँ हैं। रहीमदास ने तुलसी के विषय में लिखा था और तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी थी, सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। इसी के जवाब में रहीमदास ने ये पंक्तियाँ लिखा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रचना सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सुमेलित करने वाला आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना सुमेलित नहीं है? जल्दी से हल कीजिए। हनुमान नाटक हृदय राम का हनुमान नाटक है। जी हाँ दोस्तों, हृदय राम का हनुमान नाटक है। ईश्वर दास का अंगद फैज है, ये भी सही है। लाल दास का वधुविलास है, ये भी सही है। ईश्वर दास का क्या है? ईश्वर दास का अंगद फैज है। और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी का है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए यह नहीं है। प्राणचंद चौहान जी का क्या है? प्राणचंद चौहान जी का रामायण महानाटक है, इसके रचयिता प्राणचंद चौहान जी हैं। जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए दोस्तों। ए रसखान, बी नरोत्तम दास, सी गोकुलनाथ, डी छिस्वामी। ध्रुव चरित्र के रचनाकार, यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नरोत्तम दास जी हैं।
गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? ए रामानुज, बी रामानंद, सी नरहरदास, डी ज्ञानदेव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नरहरदास था। तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु के दीक्षा गुरु का नाम नरहरदास था। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार का नाम है? ए रूप गोस्वामी, बी जीव गोस्वामी, सी परमानंद दास, डी नंददास। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वल नीलमणि रचना रूप गोस्वामी जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, डी सी नंदुलारे वाजपेयी, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जी हाँ, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भाषा भूषण के रचनाकार हैं? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए दोस्तों। ए पद्माकर, बी भूषण, सी चिंतामणि, डी जसवंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, जसवंत सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा भूषण जसवंत सिंह जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की है? ए भाव विलास, बी काव्य विवेक, सी काव्य मीमांसा, डी काव्य निर्णय। जी हाँ दोस्तों, भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। डी ऑप्शन नंबर डी सही है। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है। देव भाव विलास देव की रचना है, यह देव की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है और काव्य निर्णय भिखारी दास जी का है, तो जानते ही हैं। काव्य विवेक चिंतामणि जी का है, चिंतामणि का काव्य विवेक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित कवियों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। निम्नलिखित कवियों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिहारी केशव देव पद्माकर, बी बिहारी पद्माकर देव केशव, सी केशव बिहारी देव पद्माकर, डी केशव देव बिहारी पद्माकर। जी हाँ दोस्तों, इसमें कवियों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। जिनका पहले आया है वो पहले रहेंगे, जिसका अंत में आया है अंत में रहेंगे, जिसका जन्म अंत में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से केशव का जन्म 1555 में हुआ था और बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। देव का जन्म 1673 में हुआ था और पद्माकर का जन्म 1753 में हुआ था। इसलिए सबसे पहले केशव 1555, फिर 1595 बिहारी, फिर देव 1673, फिर पद्माकर 1753। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केशव बिहारी देव पद्माकर क्रम से हैं। दी गई रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? असंगत कौन सा है? हिमतरंगिणी कृपाराम का है, रसिक प्रिया केशवदास जी का है और कवप्रिया केशवदास जी का भी है। इसलिए यही चिंतामणि का कवप्रिया नहीं है। कवप्रिया, रसिक प्रिया, चंद्रमाला केशवदास की तीनों रचनाएं हैं और प्रबोध पचासा पद्माकर जी का है। और चिंतामणि की कौन सी रचना है? चिंतामणि की रचना इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसकेली वल्ली किस कवि की रचना है? रसकेली वल्ली किस कवि की रचना है? ए पद्माकर, बी गणानंद, सी ठाकुर, डी सूदन। ऑप्शन नंबर बी गणानंद। दिए गए कथनों में अनुचित कथन का सुझाव दीजिए। दिए गए कथनों में अनुचित कथन का चुनाव कीजिए। क्या दोस्तों, अनुचित कथन कौन सा है? इसमें से गलत कथन कौन सा है?
ए बिहारी सतसई की रचना राजा जयचंद्र के आग्रह पर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है। ये किसी के आग्रह पर रचना नहीं किए थे बिहारी जी ने, अपने मन से किया था। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ये सही है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, ये सही है। बिहारी सतसई में कल्पना की संहार शक्ति है, ये भी सही है। बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान रचना है, ये भी सही है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर, दिए गए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने रीतकालीन साहित्य में सर्वत्र गृहस्थिक प्रेम की गंध की खोज की है? सर्वत्र गृहस्थिक प्रेम की गंध की खोज की है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारीप्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र। गृहस्थिक प्रेम की गंध डॉक्टर नगेंद्र ने सब जगह खोजा है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी काव्य पंक्ति के रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? जी हाँ दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। सदा सुखलाल नियाज और रसा नाम से कौन लिखता था? रसा नाम से मुंशी सदा सुखलाल नियाज नाम से लिखते थे। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसा नाम से लिखते थे, कविताएँ लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का विषय वर्ण बनाया था, यह गलत है। गद्य तथा पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया था, ये सही है। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता जन्मदाता थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए गलत है, उत्तर ए होगा। कथन सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं थे? ए राधाचरण गोस्वामी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण शर्मा, डी राधा कृष्ण शर्मा। जी हाँ दोस्तों, राधा कृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल में नहीं थे, बल्कि राधाचरण गोस्वामी जी थे, बालकृष्ण शर्मा भी थे, प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु मंडल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आँख की बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने कहा है? यह किसने लिखा है? पंडित ए बद्री नारायण चौधरी, बी लाला श्रीनिवास दास, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? श्रीधर पाठक की रचना कौन सी नहीं है? जी हाँ, जल्दी से बताइए। पद्म प्रसून रचना हरिऔध जी की है और बाकी सब श्रीधर पाठक की रचना है। ये श्रीधर जार्ज योजना श्रीधर पाठक का है, भारतोत्थान श्रीधर पाठक का है, बाल उदय श्रीधर पाठक का है, जबकि पद्म प्रसून जो है कि हरिऔध जी की रचना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य परिप्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ दोस्तों, परिप्रवास में सर्गों की संख्या 17 है। त्रिशूल किस रचनाकार का उपनाम है? त्रिशूल, जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। रामधारी सिंह दिनकर हैं, गया प्रसाद शुभ सनेही है, सुमित्रानंद पंत है, रामनरेश त्रिपाठी निराला हैं। रामनरेश त्रिपाठी हैं। और त्रिशूल किसका नाम है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। त्रिशूल उपनाम से
गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने कविता की है, रचनाएं की है। हिंडोला किसकी रचना है? हिंडोला किसकी रचना है? हिंडोला रत्नाकर जी की रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रसिद्ध कविता किस कवि द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। रचना काल की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम है। साकेत ए साकेत यशोधरा द्वापर जय भारत, बी यशोधरा द्वापर साकेत जय भारत, सी साकेत द्वापर जय भारत यशोधरा, डी द्वापर साकेत यशोधरा जय भारत। यहाँ दोस्तों जल्दी से बताइए, साकेत का रचना 1931 में हुआ था और यशोधरा का 1932 में, द्वापर का 1936 में और जय भारत का 1952, इसलिए 1931, 32, 36। साकेत 1931, सबसे पहले साकेत का, फिर यशोधरा का, फिर द्वापर का, फिर जय भारत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ए सही है। सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना मैथिली शरण गुप्त की है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जसवंत सिंह, राधाकृष्ण दास, प्रेमगंध। यहाँ दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी निराला। जागो फिर एक बार निराला की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। मिलन यामिनी किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, मिलन यामिनी हरिवंश जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा था? यहाँ तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेव वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधवीथी के रचनाकार हैं, जल्दी से बताइए। गंधवीथी के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है, ऑप्शन नंबर डी। कामायनी किसकी पुत्री थी? कामायनी किसकी पुत्री थी? जी हाँ दोस्तों, कामायनी काम की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर डी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? जल्दी से बताइए दोस्तों। यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है, बी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र शर्मा, बच्चन, रामकुमार वर्मा, अंचल। जी हाँ दोस्तों, रामकुमार वर्मा छायावादी कवि हैं और बाकी सब उत्तर छायावादी हैं। बच्चन सिंह, नरेंद्र शर्मा, अंचल सिंह सब उत्तर छायावादी हैं, जबकि रामकुमार वर्मा छायावादी कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बी सही होगा। छायावादी कवि नहीं है, ये छायावादी कवि हैं, बाकी सब उत्तर छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन गलत है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन इसमें कहा होता कि कौन इसमें से नहीं, क्वेश्चन सही है, इसमें छायावादी और उत्तर छायावादी पूछा है, तो ये तीनों उत्तर छायावादी हैं, बाकी ये छायावादी कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हरिऔध, बी सियाराम शरणगुप्त, सी रामकुमार वर्मा, डी रामनरेश त्रिपाठी निराला। रामनरेश त्रिपाठी। उत्तरायण के रचनाकार रामकुमार वर्मा जी हैं, सी। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की नहीं है। कला और बूढ़ा चाँद, प्रेत का बयान, चंदना, आषाढ़ी। कला और बूढ़ा चाँद नागार्जुन की रचना नहीं है। चंदना, पाषाढ़ी, प्रेत का बयान नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तारसप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तारसप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी मलयज, डी शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता नाम अज्ञेय द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ए सदल मिश्र, बी लल्लूलाल, सी मार्क्विंस वेलेजली, डी गिलक्राइस्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मार्क्विंस वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कलिकौतुक रूपक नामक रचना किसने की थी? कलिकौतुक रूपक नामक रचना ए बालमुकुंद गुप्त, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु, डी प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रताप नारायण मिश्र। कोणार्क नामक नाटक किसने लिखा था? ए मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, डी विष्णु प्रभाकर और सी विष्णु प्रभाकर, डी उपेंद्र नाथ। कोणार्क नामक नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद लिखित करबला किस विधा की रचना है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित करबला किस विधा की रचना है? उपन्यास, ए उपन्यास, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक। यहाँ दोस्तों नाटक है, करबला नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? ए तप्ता सम्राट, बी संयोगिता स्वयंवर, सी उत्तर प्रियदर्शी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। जी हाँ दोस्तों, श्रीनिवास दास जी का नहीं है। लाला श्रीनिवास दास जी का कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रियदर्शी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रियदर्शी लाला श्रीनिवास दास जी का नहीं है, बाकी सब लाला श्रीनिवास दास जी का है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं? स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं ए उपेंद्र नाथ, ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी भुवनेश्वर, सी उपेंद्र नाथ, डी रामकुमार वर्मा। जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र नाथ स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी जगदीश चंद्र माथुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में ऑप्शन नंबर ए 2, बी 10, सी 4, डी 8। नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? ए 1908, बी 1930, सी 1935, डी 1918। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में हुआ था। उसने कहा था कहानी के लेखक का क्या नाम है? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी यशपाल। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? ए फूस की रात, बी कफन, सी पंच परमेश्वर, डी बड़े घर की बेटी। ऑप्शन बी कफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? ए ज्ञान रंजन, बी धर्म भारती, सी शिव प्रसाद सिंह, डी मार्कंडेय। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है।
ठिठुरता गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भगवती चरण वर्मा, सी शरद जोशी, डी हरिशंकर परसाई। जी हाँ दोस्तों, डी हरिशंकर परसाई। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? रसज्ञ रंजन, ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर गुलाब राय, सी डॉक्टर गुलाब राय, डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रसज्ञ रंजन, जी हाँ दोस्तों, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति एवं लोभ और प्रीति किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? जी हाँ दोस्तों, ए साहित्य समीक्षा संबंधी, बी विचारात्मक, सी साहित्य सिद्धांत संबंधी, डी भाव या मनोविकार संबंधी। जी हाँ, डी भाव या मनोविकार संबंधी। हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से माना जाता है? ए भक्ति काल, बी आधुनिक काल, सी वीरगाथा काल, डी आदिकाल। ऑप्शन नंबर बी आधुनिक काल। हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? ए डॉक्टर देवराज, बी रामविलास शर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान, डी प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अस्तु और भगवती नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? अस्तु और भगवती नामक आत्मकथा के लेखक ए विश्वनाथ शाह तिवारी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी भारतेंदु, डी भीष्म साहनी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अस्थि और भगवत के आत्मकथा के लेखक हैं। तिरस्कृत किसकी रचना है? किसकी आत्मकथा है? ए सूरजपाल सिंह चौहान, बी तुलसीराम, सी ओम प्रकाश मिश्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी डॉक्टर धर्मवीर। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ए अमरीलाल नागर को, बी बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, सी प्रेमचंद्र, डी रामविलास शर्मा। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन है? ए कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, बी केदारनाथ सिंह, सी रघुवीर सिंह, डी दूधनाथ सिंह। शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की रचना है। ए ऑप्शन नंबर ए सही है। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी रेखाचित्र, सी निबंध, डी आत्मकथा। माटी की मूर्तें रेखाचित्र विधा की रचना है। तिब्बत की सीमा पर किसकी रचना है? तिब्बत की सीमा पर राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञेय की रचना है। इसकी लेखन विधा क्या है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त है। जी हाँ दोस्तों, यात्रा वृत्त है। कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन का आरंभ वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष 1868 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब ग्रहण किया? सरस्वती पत्रिका का संपादक का भार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? जी हाँ दोस्तों, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है और 10 दोष भी माना है। 10 काव्य गुण और 10 दोष, कुल मिलाकर 20 माना है भरत मुनि ने। दोष और गुण मिलाकर जब पूछेगा तो 20 बताइएगा, अगर दोष पूछे तो 10, गुण पूछे तो भी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किस आचार्य का है? यहाँ दोस्तों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम सबसे प्रसिद्ध कवि विश्वनाथ जी का है। काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है।
भामा की रचना क्या है देख लेते हैं। भामा की रचना काव्यालंकार है, और उद्रट की रचना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, इनका सूत्रवृत्ति है। और शंकुक जो है कि शंकुक अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, शंकुक अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, इसलिए वामन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वामन की। काव्यालंकार सूत्र वामन की है, और सूत्रवृत्ति रुद्रट की है, काव्यालंकार भामा की है, शंकुक अनुमितिवाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जी हाँ दोस्तों, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अव्यय लक्षणा व्यंजना। अव्यय लक्षणा व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध किस रस से है, जल्दी से बताइए। ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उसे सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जी हाँ दोस्तों, ए 24, बी 22, सी 26, डी 28। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। गीतिका छंद के एक चरण में कुल 26 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आइए देखते हैं 24 मात्राएं किस में होती हैं। 24 मात्राएं किस में होती हैं? रूपमाला। रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं, और राधिका या लावणी में 22 मात्राएं होती हैं। राधिका या लावणी में 22 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उकार बहुला बोली किसे माना जाता है? उकार बहुला बोली, जी हाँ दोस्तों, उकार बहुला बोली किसे माना जाता है? अवधि को उकार बहुला बोली माना जाता है। अवधि को। भोजपुरी उकार बहुला है और अवधि उकार बहुला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्वर ध्वनि के प्रकारों में शामिल किया जाता है? स्वर ध्वनि के प्रकारों में प्रयुक्त सभी हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत सभी स्वर ध्वनि हैं, प्रयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगरू बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी बिहारी हिंदी। जल्दी से बताइए। बांगरू पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा। मेरो तेरो जहाँ आ जाएगा सीधा सीधा ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? जी हाँ दोस्तों, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सरसैनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण अपभ्रंश से ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित भाषाओं का एक सही अनुक्रम है। जी हाँ, ए अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अवहट्ट। इसमें देखना है कौन भाषा पहले आई थी, कौन बाद में आई थी, भाषा का विकास कैसे हुआ, इस तरह से क्रम में लगाना है। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत आई थी, फिर अवहट्ट, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी आया था। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पाली 500 ईस्वी। पाली 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली है। फिर उसके बाद प्राकृत है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत है, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश है, और 1000 ईस्वी से आगे अवहट्ट है, और अवहट्ट के बाद हिंदी का विकास हुआ है।
हठ से हिंदी का विकास हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? जी हाँ दोस्तों, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है, जबकि धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी भाषा वैज्ञानिक हैं। ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? जी हाँ दोस्तों, विद्यापति के पद मैथिली भाषा में रचित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? ए श्री गोपाल स्वामी अयंकर, बी राजगोपालाचारी, सी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ था उसके प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी अयंकर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन का विलोम शब्द है? जी हाँ दोस्तों, प्राचीन का सबसे सीधा अर्वाचीन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ह और विसर्ग के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? ह और विसर्ग के उच्चारण स्थान को कंठ कहते हैं। कंठ से बोला ह, विसर्ग ह और विसर्ग भी ह ही होता है, इसलिए विसर्ग और ह का उच्चारण कंठ से होता है। तालु से जो है कि तालव्य होता है, तालु से तालव्य, तालब में ई च छ ज झ ञ तालव्य है। दंत है, दंत में क्या क्या आता है? त थ द ध न दंत में आता है। मूर्धा में ट ठ ड ढ ड़ श मूर्धा में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? जी हाँ दोस्तों, सघोष ध्वनि है वह सघोष ध्वनि है वह। अघोष सघोष दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। सघोष, घोष या सघोष एक होता है, अघोष या घोष। घोष या सघोष एक होता है और अघोष अलग होता है, इसलिए सघोष है। वह घोष कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम कौन सा शब्द है? यह वह सर्वनाम होता है। यह डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। काशी संज्ञा है, यमुना संज्ञा है, काशी संज्ञा है, यमुना भी संज्ञा है, और मोटा क्या है जानते हैं? मोटा विशेषण है, विशेषता बता रहा है, इसलिए यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे उसका मधुर गाना अच्छा लगता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? क्रिया विशेषण पद कौन सा है? क्रिया विशेषण पद, जी हाँ दोस्तों, क्रिया विशेषण पद कौन सा है? जल्दी से बताइए। मुझे उसका गाना अच्छा लगता है, क्रिया विशेषण अच्छा है, अच्छा क्रिया विशेषण है। मधुर विशेषण है, मधुर विशेषण है, और क्रिया विशेषण अच्छा। मधुर तो है ही लेकिन बहुत अच्छा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा शब्द क्रिया लगता है, लगता की विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में मधुर शब्द विशेषण है और क्रिया विशेषण अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वह घर में बाहर गया, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? वह घर से बाहर गया में अपादान कारक है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। गुण, अक्कल, दुम, गुण, धुन। जी हाँ दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है, गुण शब्द पुल्लिंग है, बाकी सब अक्कल, धुन, दुम स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। दू धनराज का संधि विच्छेद है दुराज।
ऑप्शन नंबर ए। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। मात्रा स्वर को ए वर्ण, बी रूप, सी शब्द, डी समरूप या ग्रेफीम। मात्रा स्वर को ग्रेफीम या समरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जल्दी सुनिए। निवृत्ति है, ये गलत है। धनाढ़, ये भी गलत है, धनाढ़ होता है। मध्याह्न होता है, ये भी गलत है। इसलिए प्रज्वलित सही है। ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी प्रज्वलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह कैसा वाक्य है? ए उपवाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी सरल वाक्य। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की अग्नि को क्या कहा जाता है? या दोस्तों, समुद्र की अग्नि को क्या कहा जाता है? यज्ञाग्नि, ए अज्ञाग्नि, बी दावाग्नि, सी बड़वाग्नि, डी भस्माग्नि। समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहा जाता है। समुद्र की अग्नि को क्या कहा जाता है? समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। अग्नि 3 प्रकार के होते हैं, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। जी हाँ दोस्तों, यज्ञ की अग्नि को यज्ञाग्नि कहा जाता है, और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है। पेट में आग कैसे लगती है जानते हैं? भूख जब लगती है, कहते हैं भूख मारा पेट कौकिया रहा है। जब पेट कौकियाता है ना, तो वही पेट में आग लगती है। जो भी खाओगे पचा ले जाता है, उसे जठराग्नि कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि, समुद्र की आग को बड़वाग्नि, और जंगल की आग को या चूल्हे की आग को, और या जो भी जलाते हैं माचिस की आग को दावाग्नि कहते हैं। यज्ञ की आग को यज्ञाग्नि, भस्माग्नि कोई अग्नि नहीं होता है। नकली वेश में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए जिजीविषु, बी परमुखापेक्षी, सी छिद्रान्वेषी, डी छद्मवेशी। जी हाँ दोस्तों, नकली वेश में रहने वाले को छद्मवेशी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, सांप छछूंदर की कहानी आप सुने होंगे। अगर सांप छछूंदर को पकड़ लेती है, तो अगर वो छोड़ देगी तो अंधी हो जाएगी, और खा लेगी तो मर जाएगी। सांप अगर छछूंदर को छोड़ देता है तो सांप अंधा हो जाएगा, अगर उसे खा लेता है तो मर जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, भई गति सांप छछूंदर केरी। इसका अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। इसमें से देखकर ऑप्शन चुनकर। ए दुविधा में पड़ जाना, बी सांप और छछूंदर जैसा होना, सी सांप का छछूंदर जैसा होना, डी छछूंदर का सांप हो जाना। जी हाँ दोस्तों, सांप छछूंदर का मतलब होता है दुविधा में पड़ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर उठाना, ए विद्रोह करना, बी रंग उतर जाना, सी बहुत पछताना, डी भेद प्रकट करना। जी हाँ दोस्तों, सिर उठाना का अर्थ होता है, मुहावरे का अर्थ होता है, सीधी सी बात है, सिर उठाना का मतलब विद्रोह करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिमा नाटक किसकी है? प्रतिमा नाटक भास्कृत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लट लकार गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। जी हाँ दोस्तों, लट लकार गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। जैसे प्रथम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यति। उत्तम पुरुष गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन पूछा है,
तो गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, इसलिए गमस्यसि होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गमिष्यसि। लकार गम धातु मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा है, बहुवचन पूछा है। बहुवचन में गमिष्यथ होगा, गमिष्यथ बहुवचन में। ऑप्शन नंबर सी, गमिष्यथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद पुल्लिंग शब्द का तृतीय एकवचन रूप बनता है। तद पुल्लिंग शब्द का तृतीय एकवचन रूप बनता है। अब आइए धातु रूप पढ़ते हैं। प्रथमा विच्छेद सह तव ते, द्वितीय तम तव तान, तृतीय तेन ताभ्याम तय, इसलिए तृतीय तेन एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन में तेन बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, तेन। किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? प्रातिपदिकार्य, लिंग, परिमाण, हेतु। हेतु में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, हेतु में प्रथमा विभक्ति नहीं होती। बाकी परिमाण में भी होता है, लिंग में भी होता है, प्रातिपदिक कार्य में भी प्रथमा विभक्ति होता है। नेक्स्ट, स्पृह रिप्सितः सूत्र किस कारक से संबंधित है? यहाँ दोस्तों, स्पृह रिप्सितः सूत्र किस कारक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय कारक, बी कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामम, ए ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, बी ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, सी ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति अस्ति, वृक्षा अस्ति, डी ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति। यहाँ दोस्तों, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति दिए गए वाक्य में शुद्ध है, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका अर्थ हिंदी अनुवाद होगा, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अभितः परितः सर्वतः उभयतः योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह दोस्तों, अभितः सर्वतः परितः उभयतः में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है वाक्य का सही अनुवाद है। ए शिशु मोदकाय रोदति, बी शिशु मोदकाय रोदिति, सी शिशु मोदकाय रोदति, डी शिशु मोदकम रोदति। यह बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इस वाक्य का सही अनुवाद शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदति। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शिशु मोदकाय रोदति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है अंत्यज, अछूत, शूद्र, अंडज। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है अंत्यज। ऑप्शन नंबर ए, अंत्यज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, बताइए जल्दी से बताइए। पंचसर अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, पंचसर कामदेव का पर्यायवाची है। यहाँ दोस्तों, पंचसर कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी सब्यसाची, गुडाकेश, पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़धन नवति क्या संधि विच्छेद संधि होगी? खड़वति। ऑप्शन नंबर ए। कृष्णाश्रित में कौन सा समास है? कृष्णाश्रित में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित रचनाओं में कौन एक सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन एक सुमेलित नहीं है? दस कुमार चरित दंडी का है, मेघदूत कालिदास का है, शिशुपाल वध माघ का है, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। ये सुमेलित नहीं है, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। और भवभूत की कौन सी रचना है जानते हैं? भवभूत की रचना उत्तर रामचरितम है। इनकी रचना उत्तर रामचरितम है।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। सुमेलित नहीं है में उत्तर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर सही। जी हाँ दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 2 का श्रृंखला से यहीं पर समाप्त होता है। मेरे मित्रों, प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे ऐसे ही आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूं और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।